मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थीं। वह मेरे पिता की जगह पर नौकरी करने लगी थीं। जब से वह काम पर जाने लगीं, उनके 50 साल के बॉस रोज हमारे घर आने लगे थे। माँ मुझे बताती थी कि वह उनके साथ कमरे में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। एक दिन मैंने माँ के कमरे में झांका तो मेरे होश उड़ गए। वो 50 साल का बॉस बिना रुके मेरी माँ के साथ। मेरा नाम नंदिनी है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपने माँ पापा की एकलौती बेटी थी। मेरे पिताजी को 6 महीने पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और वह कुछ महीनों से बिस्तर पर थे। कुछ महीनों से पिता की बचत से घर का खर्च चल रहा था, लेकिन अब माँ को चिंता थी कि घर में पैसे कैसे आएंगे। मेरी माँ ने कई जगहों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। उसी समय मेरे पिता को देखने के लिए उनके बॉस आए थे। वे 50 साल के थे और शायद उन्हें हमारे घर की स्थिति का पता चल गया था। जब वो जाने लगे तो माँ उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने गई। माँ जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मैंने माँ को पिछले 6 महीनों में कभी भी इतनी खुश नहीं देखा था। जब मैंने पूछा कि वो इतनी खुश क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, नंदिनी, मेरा सबसे बड़ा टेंशन दूर हो गया है। तुम्हारे पापा के बॉस ने मुझे उनकी कंपनी में नौकरी दे दी है, वो भी 20,000 रुपये महीने पर। अब मैं घर का सारा खर्च अपने सैलरी से संभाल पाऊंगी। माँ की यह खबर मेरे लिए बहुत मीठी थी, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने उसके चेहरे पर तनाव देखा था। अब उसकी नौकरी शुरू हो गई थी। कुछ दिनों तक माँ अपने ऑफिस जाकर सुबह 10 बजे लौटती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके बॉस ने उसकी समस्या समझकर उसके ऑफिस का टाइमिंग दोपहर 12 बजे कर दिया। जब मैं 12 बजे स्कूल से लौटती, तब माँ ऑफिस जाती थी, क्योंकि घर में पापा का ध्यान रखने के लिए कोई न कोई चाहिए था। माँ के नए बॉस वाकई बहुत अच्छे थे। उन्होंने माँ को कई छूट दी थीं। कुछ दिनों तक यह चलता रहा और मैंने देखा कि मेरी साधारण सी माँ धीरे धीरे बहुत आधुनिक होती जा रही थी। उसके कपड़े भी धीरे धीरे बदलने लगे थे। उस दिन जब माँ ऑफिस के लिए निकली, तो निकलने से पहले उसने फिर से लिपस्टिक लगाई। माँ मेकअप कर रही थी, जबकि पापा उसे थोड़ी नाराजगी से देख रहे थे। मैंने देखा कि माँ ने घर से निकलते समय पापा से कोई बात नहीं की, जबकि वह पहले कभी भी सब्जी लेने जाती थी तो पापा के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें बताती थी कि वह जा रही है। पापा से कुछ भी नहीं कहा जाता था। वह बिस्तर पर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन पहले माँ हमेशा उन्हें सब कुछ बताती थी और उनसे बातें करती थी। अब वह धीरे धीरे बदल गई थी और यह बदलाव मुझे महसूस हो रहा था। उस दिन रात को मैं अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर उनके कमरे में गई। मैंने देखा कि वह माँ से पानी मांग रहे थे, लेकिन माँ अपने फ़ोन में व्यस्त थी। मैंने अपने हाथों से पापा को पानी पिलाया। मुझे देखकर माँ ने तुरंत अपना फ़ोन रख दिया। मैं माँ की इस बात से नाराज़ हो गई और मैंने कहा, माँ, ये क्या हो रहा है? पापा की आवाज़ मुझे मेरे कमरे तक सुनाई दे रही है, लेकिन तुम्हें उनकी तड़प दिखाई नहीं दे रही? उस वक्त माँ ने कहा, मुझे एक महत्वपूर्ण फ़ोन आया था। मैंने कहा, मैंने अभी उन्हें पानी दिया है, फिर भी वह बार बार पानी मांग रहे हैं। अब माँ को लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में कोई नया आ रहा है, लेकिन मेरा यह अनुमान गलत साबित हुआ। जब मैं अपने पिता को पानी पिला रही थी, तब अचानक मुझे उनकी चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगी। पिताजी ने 2 घूंट पानी पिया, लेकिन तीसरे घूंट के लिए उन्होंने सीधा ग्लास को धक्का दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें कोई परेशानी हो रही है या उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया था। मैं माँ को दोष दे रही थी, जबकि वह पिछले कई महीनों से पिताजी की सेवा कर रही थी। दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैं स्कूल गई और जब मुझे दोपहर में घर लौटने के बाद मैंने माँ को घर के कपड़ों में देखा, वह ऑफिस के लिए तैयार नहीं थी। 12 बजे थे। माँ ने हमें और पिताजी को खाना परोसने के लिए कहा। वह पिताजी को खाना खिला रही थी। माँ को घर के कपड़ों में देखकर मैंने पूछा, माँ, क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? उसने कहा, नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाने वाली। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं ऑफिस जाऊंगी तो पापा की देखभाल पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। माँ ने जो बात देखी थी वह सही थी, क्योंकि पिताजी की सेवा करने के लिए जो चीज़ें वह कर सकती थीं, वह मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने भी माँ के निर्णय को स्वीकार किया। उसी दिन शाम को माँ को मौसी का फ़ोन आया। मासी की बेटी रिया कुछ दिनों के लिए विदेश से गांव लौट आई थी। मौसी ने हमें घर बुलाया, लेकिन माँ पिताजी के कारण कहीं जा नहीं सकती थी।
रिया दीदी और मैं एक दूसरे के बहुत करीब थे। रिया दीदी 25 साल की थी और विदेश में पढ़ाई कर रही थी। वह बचपन से ही मेरे लिए बहुत प्यार करती थीं। मौसी ने माँ से कहा, अगर तुम नहीं आ सकती तो नंदिनी को भेज दो, रिया उसका इंतजार कर रही है। मौसी की बात सुनकर मैं माँ से मौसी के घर जाने की जिद करने लगी। माँ ने कहा, तुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। लेकिन मैंने कहा, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले बताया था कि 12वीं के बोर्ड के पेपर हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों की छुट्टी मिलेगी। अंततः माँ ने मुझे मौसी के घर जाने की अनुमति दी। दूसरे दिन रिया का भाई मुझे मौसी के गांव ले गया, जहां मैं रिया दीदी से मिलकर बहुत खुश हुई। मौसी के घर आते ही मैंने और रिया दीदी ने एक ही कमरे में सोना शुरू कर दिया। मौसी के घर में एक दिन ही हुआ था, तभी से मुझे दीदी में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे। वह रात में अपने मोबाइल पर काफी समय बिता रही थी और फोन पर घंटों बातें कर रही थी। मैंने यह सब लगातार 2 दिन तक देखा। तीसरे दिन मैंने दीदी से पूछा, दीदी, तुम रात में किससे बात कर रही होती हो? उस समय दीदी ने मुझसे कहा, नंदिनी, मैं यह बात सिर्फ तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम्हें माँ और मौसी को इसके बारे में नहीं बताना होगा। उसने मुझे एक लड़के की फोटो दिखाई और बोली, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। दीदी रोज रात को सुंदर होकर उसे वीडियो कॉल भी करती थी। अगले 2 दिनों बाद दीदी ने कहा कि वह मुझे बाजार लेकर जाएगी। उसने मौसी को बताया कि वह मुझे लेकर बाजार जा रही है, लेकिन वह मुझे एक होटल में ले गई। पहले कमरे में टीवी और एक सोफा था। दीदी ने मेरे लिए कुछ खाने का सामान मंगवाया और मुझे वहीं टीवी देखने के लिए कहा। उसने कहा, जब तक तुम यह सब खत्म नहीं कर लेती, मैं अंदर के कमरे में हूं। मैं कुछ ही समय में बाहर आ जाऊंगी। मैंने उसकी बात मान ली और टीवी देखते हुए खाने का आनंद लेने लगी। दीदी उस कमरे में जाने के कुछ समय बाद से मुझे अंदर से अलग अलग आवाजें आने लगीं। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक लड़का भी था, जो उसका प्रेमी था। यानी दीदी उसी से मिलने के लिए वहां आई थी। दीदी के उस प्रेमी ने मुझसे हाथ मिलाया। कुछ ही देर बाद हम वहां से जाने लगे। जब से दीदी उस कमरे से बाहर आई थी, वह थोड़ी लंगड़ाती हुई चल रही थी और उसका चेहरा भी थका हुआ लग रहा था। मैंने दीदी से उसके थकान का कारण पूछा, तो उसने कहा, राहुल बहुत नॉटी है, उसने मुझे बहुत थकाया है। इसका मतलब दीदी यह कह रही थी कि राहुल ने उस पर कुछ ज्यादा ही प्रेम किया। मैंने सिर हिलाते हुए उसकी बात समझी। फिर हम रिक्शा लेकर चल पड़े। घर के थोड़े करीब आने पर मैंने दीदी को चेहरे पर पाउडर लगाते देखा। अब तो हमें घर ही उतरना था, फिर वह मेकअप क्यों कर रही थी? मैंने फिर से दीदी से पूछा, तो उसने कहा, तू अभी छोटी है। राहुल ने मुझे जो प्रेम किया है, तुझे वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन माँ को यह तुरंत पता चल जाएगा। तेरी मौसी को शक न हो, इसलिए मैं थोड़ा टचअप कर रही हूं। दीदी क्या कर रही थी, ये तो उसे ही पता था, लेकिन मैंने देखा कि उसके गर्दन पर कुछ निशान भी हैं। जब मैंने इसके बारे में पूछा, तो उसने तुरंत वहां फाउंडेशन लगा लिया और कहा, अच्छा हुआ तेरा इस पर ध्यान गया, वरना माँ मुझसे 17 सवाल पूछती। दीदी बहुत बदल गई थी। उसका मेरे प्रति प्रेम तो वैसा ही था, लेकिन उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। घर आकर मैंने माँ को बताया कि हम कहाँ गए थे, जैसा कि दीदी ने कहा था। फिर मैंने मौसी के घर 4 और दिन बिताए और फिर अपने घर लौट आई। जब मैं दोपहर 2 बजे घर आई, तो मैंने देखा कि घर में मेरी माँ कहीं नहीं थी। वहां एक पुरुष था जो पिताजी के बिस्तर के पास बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी का केयरटेकर हूं। यहां काम करने के लिए मुझे 2 दिन हो चुके हैं। अब मेरे मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे थे। मैं माँ का इंतजार कर रही थी। शाम को जब माँ घर आई, तो मैं देखकर चकित रह गई। उसने आधी बाहों वाला ब्लाउज पहना था और साड़ी को बिल्कुल अलग तरीके से ड्रेप किया था। उसके बालों में एक गुलाब का फूल था और चेहरे पर मेकअप था। माँ एक बड़ी गाड़ी से आई थी। मैंने उसे गले लगाने का सोचा, लेकिन घर का यह दृश्य देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उससे सारे सवाल पूछने का मन बना लिया। जैसे ही माँ मेरी तरफ बढ़ी, मैंने थोड़े पीछे हटते हुए कहा, माँ, पहले मुझे बताओ कि हमारे घर में क्या चल रहा है। ये परपुरुष जो तुम्हारे पिताजी का केयरटेकर है, कब से यहाँ है और तुम कहाँ गई थी?
इसके जवाब में माँ ने कहा, नंदिनी, मैंने नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब मैंने नहीं सोचा था कि घर में पैसे कैसे आएंगे। हमारी बचत खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे काम करना जरूरी हो गया। काम के चलते मैं तुम्हारे पिताजी की पूरी देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने राजू को तुम्हारे पिताजी का केयर टेकर रखा है। मैंने कहा, माँ, तुम्हारा तो सिर्फ 20,000 का पगार है, उसमें तुम राजू को भी पे करोगी और घर भी चलाओगी? यह कैसे संभव है? इसके जवाब में माँ ने कहा, अभी मैं ओवरटाइम कर रही हूँ। उसने मुझे बताया कि उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिस वजह से वह सब कुछ अच्छे से संभाल पा रही है। माँ ने सब कुछ बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ था। अगले दिन हमारे घर पिताजी के बॉस आए थे और मैं भी घर पर थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने सोचा कि शायद वे उनसे मिलने के बाद चले जाएंगे। जब मैं पिताजी के कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि बॉस की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी थी। जैसे ही मैंने अपने कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरी माँ और उसके बॉस एक साथ खड़े थे। जैसे ही मैं अंदर गई, दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। बॉस ने बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ रखा और बाहर निकल गए। माँ भी मेरी तरफ से नजरें झुकाकर किचन की तरफ चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर में क्या चल रहा था, लेकिन माँ के व्यवहार में निश्चित रूप से बदलाव आ गया था। माँ अचानक रात को देर से घर आने लगी थी। जब भी वह रात में घर आती, उसका मेकअप सुबह जैसा ही होता। मुझे लगता था कि वह ऑफिस से निकलते समय मेकअप करके जाती थी। जब मैंने माँ से देर से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, ऑफिस में मुझे ज्यादा काम होता है और अब तो मैं ओवरटाइम भी कर रही हूँ। माँ के देर से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने घर में 4 घंटे के लिए केयरटेकर को काम पर रखा हुआ था। माँ इतनी व्यस्त हो गई थी कि वह अब 2 दिन में एक बार पिताजी के कमरे में जाती थी। उस दिन पिताजी का बीपी बहुत बढ़ गया था और माँ भी देर से वापस आई थी। मैं बहुत घबरा गई थी। उस समय केयरटेकर ने पिताजी को दवाई दी थी, लेकिन मैं माँ पर काफी नाराज थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुरंत उसके बॉस से बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि वह ओवरटाइम करे। माँ ने देखा कि मैं गुस्से में हूं, तो उसने ओवरटाइम करना बंद कर दिया। अब वह शाम 6 बजे घर आने लगी थी। शाम घर आने के बाद माँ जल्दी से खाना बनाने लगती। उस दिन शाम को उसके बॉस फिर से घर आए थे। उन्हें देखकर माँ तुरंत कमरे में जाकर अच्छे से तैयार हो गई। उसने पिताजी और मेरे लिए खाना भी नहीं परोसा और अपने बॉस के साथ घर के गेस्ट रूम में चली गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी और पिताजी को दवाई लेने का समय भी हो गया था, इसीलिए मैंने अपना और पिताजी का खाना परोस लिया। मेरा और पिताजी का खाना हो जाने के बाद भी माँ गेस्ट रूम से बाहर नहीं आई। कुछ समय बाद जब उसके बॉस बाहर निकले तब सोने का समय हो गया था, लेकिन मैं जागी हुई थी। जैसे ही उसके बॉस घर से बाहर गए, मैंने माँ से पूछा, तुरे बॉस को इतना महत्वपूर्ण काम क्या था कि तुम दोनों इतनी देर से गेस्ट रूम में बंद थे? उस पर माँ ने कहा, कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है जिसका काफी काम बाकी था, इसीलिए वो यहाँ आए थे। माँ के जवाब पर मैंने सिर हिलाया, लेकिन जब माँ बिस्तर से उठकर आगे बढ़ी तो वह थोड़ा लंगड़ाती दिखी। मैंने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा, पैर में थोड़ी झुंझुनी आ गई थी। मैंने थोड़ी शंका से देखा और वह मजबूरी से सीधा चलने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन बाद पिताजी के केयरटेकर ने मुझे बताया कि पिताजी की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। मुझे माँ को यह अच्छी खबर शाम को बतानी थी, लेकिन जब माँ शाम को घर आई तो वह हमेशा की तरह बहुत व्यस्त थी। आज उसने हमारे लिए बाहर से खाना मंगवाया था। माँ घर आने के बाद फ्रेश होकर तैयार हो गई थी। जब मैं उसे पूछने वाली थी कि वह कहाँ जा रही है, तभी हमारे घर की बेल बजी। आज भी माँ के बॉस घर आए थे। जैसे ही बॉस घर में आए, माँ ने उन्हें इशारा किया कि वे गेस्ट रूम में जाएं। मैं माँ से पूछने लगी, माँ, आज बॉस हमारे घर क्यों आए हैं? उसने कहा, वह सिर्फ मेरे बॉस नहीं हैं, वह मेरे बड़े दीवर हैं, तुम्हारे पिताजी के बड़े चचेर भाई। वे कभी भी हमारे घर आ सकते हैं। अब मुझे अपने ऑफिस के महत्वपूर्ण काम के लिए उन्हें समय देना है। तुम्हें ज्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। जाओ और अपनी कमरे में जाकर आराम करो। यह कहकर माँ वहां से चली गई। मुझे पता था कि माँ मुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास सुनने का समय नहीं था। आज मैंने माँ के कमरे से कुछ सुनने की कोशिश की। मैंने दरवाजे पर कान लगाया और अंदर से कई अलग अलग आवाजें सुनने लगी।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ का व्यवहार क्या है। रात के 10 बजे भी मैं जागी हुई थी, जबकि माँ का बॉस अभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं हॉल में बैठकर उस कमरे की ओर देख रही थी। जैसे ही माँ का बॉस बाहर आया, मैंने देखा कि वह अपने शर्ट की बटन लगाते हुए बाहर निकल रहा था। उस पर मुझे शक होने लगा, खासकर पिताजी की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए मैं माँ के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे। माँ की सारी बातें मुझे रिया दीदी की याद दिला रही थीं। जब रिया दीदी अपने प्रेमी से मिली थी, तब भी मैंने ऐसी ही आवाज़ें सुनी थीं, और उसका चेहरा भी थका हुआ था, और उसकी गर्दन पर भी कुछ निशान थे। यानी माँ का बॉस ही उसका प्रेमी था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने माँ से पूछा, तुझे इतना काम क्यों है? मुझे भी दिखाओ। माँ मुझ पर गुस्से में आ गई और कहा, तुझे न जाने कौन से सवाल करने की जरूरत है। तू हमारे काम के बारे में क्या समझेगी? तभी उसका फोन बजा। माँ ने अपने बॉस का फोन उठाया, लेकिन उसने उसे मेरे सामने नहीं उठाया। उसने तो मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया था। मैं माँ के व्यवहार से थक गई थी और कमरे से बाहर निकलने लगी। मेरे कमरे की तरफ जाते समय मेरी नज़र पिताजी के कमरे पर पड़ी। पिताजी वहां बिस्तर पर पड़े थे, और देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस समय माँ के बारे में मेरे मन में चिंता थी। मैंने पिताजी के कमरे में जाकर उनकी अलमारी से उनका मोबाइल निकाला और अपने कमरे में आ गई। मोबाइल ऑन करते ही मैंने रिया दीदी को फ़ोन किया। मुझे अपने पेशेंट के सवालों के जवाब सिर्फ वही दे सकती थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी, उस दिन तुमने कहा था कि राहुल ने तुम पर बहुत ज्यादा प्रेम किया था। उसका क्या मतलब है? दीदी ने मुझसे पूछा, तुझे यह जानकर क्या करना है? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे क्लास के टीचर ने भी मुझे इसी तरह की बातें बताई हैं। तो दीदी ने कहा, राहुल का वह प्रेम थोड़ा अलग था। वह विवाह के बाद पति पत्नी के बीच होता है। दीदी ने मुझे बहुत सरलता से सब समझा दिया। इसका मतलब, दीदी का थका हुआ चेहरा, उसका लंगड़ाना और उसकी गर्दन पर के निशान सब उस प्रेम के प्रमाण थे। अब मुझे माँ और उसके बॉस के बीच भी ऐसे ही प्रेम की झलक मिल रही थी। मैंने माँ के कमरे में जाकर माँ से पूछने का मन बनाया। तब मैंने देखा कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी, और वह रात के 11 बजे अपने बॉस के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे सुन लिया था। माँ अपने बॉस से कह रही थी, बॉस, आप अब मेरे घर आना बंद करें। मेरी बेटी को आप पर शक हो गया है। माँ की बातें सुनकर मेरा शक 100% पक्का हो गया था। माँ और उसके 50 वर्षीय बॉस के बीच निश्चित ही कोई संबंध थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ इतनी बदल जाएगी। मेरे पिता कुछ महीनों से बेड पर पड़े हैं, और माँ ने मज़े करने के लिए किसी और के साथ संपर्क साध लिया था। मैंने तय किया कि मैं माँ और उसके बॉस को रंगे हाथ पकड़ डहाने की कोशिश करूंगी। मुझे यकीन था कि माँ का बॉस फिर से घर आएगा, और दूसरे दिन वही हुआ। जब माँ का बॉस घर आया, तो वह तुरंत उस कमरे में जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। मेरी इस अचानक व्यवहार से माँ ने मुझ पर अलग नज़र से देखा। मैंने उस बॉस से कहा, आप रोज़ मेरी माँ के साथ बातें करते हैं और उसके साथ काम करते हैं। कभी कभी मुझे भी अपने काम के बारे में बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। फिर मैंने जानबूझकर अपने हाथ से उसमें रखा आम का जूस गिरा दिया, और फिर सॉरी कहकर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मैंने गेस्ट रूम में जाकर थोड़ी देर इंतजार किया। कुछ ही समय में माँ और उसका बॉस वहां आए। आते ही वे बेड पर बैठ गए, और मुझे कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखा। उनके बीच तो कुछ और ही होने लगा था। बॉस ने माँ की साड़ी खींची, और अगले कुछ क्षणों में वे एक दूसरे के करीब होने लगे। तभी मैं बाथरूम से बाहर आई। मुझे देखकर माँ तो शॉक में थी। मैंने माँ से कहा, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का वीडियो पिताजी के मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। माँ, तुम तो मेरे पिता के लायक नहीं हो। उस समय माँ का बॉस मुझे देखकर उस कमरे से बाहर निकलने लगा। वह बाहर भागा, लेकिन तभी उसे पिताजी के केयरटेकर ने पकड़ लिया। मैंने पहले ही केयरटेकर को सारी बातें बता दी थीं, और उसने घर का मुख्य दरवाज़ा पहले ही लॉक कर दिया था। अब वह बॉस कहीं भी नहीं भाग सकता था। मैंने माँ से कहा, तुझे तो अच्छी सजा मिलनी चाहिए। मेरे पिता महीनों से बेड पर हैं, और तुम तो उनके साथ धोखा करने जा रही थी। माँ ने कहा, शीतल, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मेरी बात सुन ले।
उस समय मैंने माँ को मौका देने का विचार किया। जब मैंने माँ को एक मौका दिया तो उसने कहा, शीतल, तुम्हें तो पता है, जब तुम्हारे पिता ठीक थे तब तक मैं घर के बाहर कभी भी कुछ नहीं लेने गई। लेकिन जब वे बेड पर पड़े तो मुझे सब चीज़ें संभालनी पड़ी। कुछ महीनों में मैंने जो सोना था वह बेचकर हमारे परिवार का खर्चा चलाया। लेकिन अंत में हमें अपना घर बेचने का समय आ गया। यह घर तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत से खरीदा था और मैं इसे बेचना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। तुम्हारे पिता के बॉस ने मुझे नौकरी तो दी, लेकिन वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाने की शर्त रखी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे काम छोड़ना पड़ता। अगर मैं नौकरी छोड़ देती तो हमें यह घर बेचना पड़ता और मैंने यह नहीं करना चाहा। पिताजी का हॉस्पिटल में खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। तुम्हें उसकी कोई समझ नहीं है। मेरे पास उस नौकरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने जो भी किया वह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। मुझे अपने पति को जल्दी ठीक करना है, इसलिए मैं यह नौकरी कर रही हूँ। हम जल्दी ही उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ पैसे अलग रखे थे। जो कुछ भी तुमने अब देखा वो सब मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रही थी। बॉस मुझे नापसंद चीज़ों के लिए परेशान कर रहा था। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के सामने मुझे हंसते रहना पड़ता था। अपने दुख को मैं तुमसे कह नहीं सकती थी। माँ का बातचीत सुनकर मैंने अपनी कान में ही मार लिया, क्योंकि मैंने अपनी माँ पर अनावश्यक आरोप लगाए थे। मैंने कभी भी उसकी इन परिस्थितियों के पीछे का कारण नहीं पूछा। जो मैंने देखा उसे ही मैंने सच मान लिया और घर की सच्चाई सिर्फ माँ को ही पता थी। उसने पिताजी के जैसे ही मजबूती से घर की जिम्मेदारी संभाली थी। बॉस पिताजी का चचेरा भाई था, लेकिन उसने किसी भी रिश्ते की सीमा को पार करते हुए माँ को ब्लैकमेल किया था। वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने पुलिस को फोन करके पहले ही घर बुला लिया था। मैंने माँ को भी गलत समझा था और उसे उसके बॉस के खिलाफ पुलिस के सामने लाने के लिए जाने वाला था। लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई थी। माँ के बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। माँ ने बिना डरे उस नालायक बॉस के खिलाफ गवाही दी। उसे अच्छी सजा सुनाई गई। अब धीरे धीरे मेरे पिताजी की सेहत में भी सुधार हो रहा था। माँ के साथ हुई उस घटना के बाद वह टूट नहीं गई थी। उसने फिर से जीवन जीने की शुरुआत की। मैं अपनी बहादुर माँ को सलाम करती हूँ। मैंने माँ पर जो आरोप लगाए थे उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के योग्य भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। माँ एक पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। दिखता है कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, इसलिए कभी कभी हमें चीज़ों को समझने में समय लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई